रोलिंग ही कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने लास्ट क्लास में जहां छोड़ा था। हाँ देखो सबको याद है, चलो शुक्र है, चलो शुक्र है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ग्राउंड और बॉडी का, उसकी वेलोसिटी 0 थी। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को याद है। आप भूल जाते तो मेरे लिए बड़ी परेशानी हो जाती। ये जो पॉइंट है, अगर ये बॉडी रोल कर रही है, इस बॉडी को आपने पॉइंट को ये कह दिया, तो इस ए पॉइंट की वेलोसिटी 0 थी। अब एक काम करते हैं, जमीन को खिसका देते हैं, जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड को मूव करा देते हैं। बॉडी इज इन प्योर रोलिंग। ये सब क्वेश्चन ना, ये मैं नीट और जेई नहीं जा रहा, ये आपके स्कूल में आता है। इज इन प्योर रोलिंग ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म। भाई प्लेटफॉर्म है, मूव कर रहा है, और इसी मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी जो बॉडी है वो बॉडी प्योर रोलिंग में। यहां क्या करो, तो ये आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर बॉडी रोल कर रही है, दिस प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद अ वेलोसिटी। और कुछ लिख दूं, इसे वीपी लिख देता हूं, और ये रहा पॉइंट ए, रोल कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब देखो यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। कहता है प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, कभी कहता है प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी बता दो क्या होगी कि बॉडी प्योर रोलिंग में है, कभी कुछ पूछ लेगा। तो देखो सुनो, ए पॉइंट पर दो वेलोसिटीज थी, तुम जानते हो, एक था वीसीएम, एक था ओमेगा आर जो पीछे एक्ट कर रहा है। तुम लिखते थे ए पॉइंट की वेलोसिटी इज वीसीएम माइनस ओमेगा आर, ये तुम जानते हो। अब एक बात बताओ, ए की तो ये वेलोसिटी है वीसीएम माइनस ओमेगा आर, अगर ये प्लेटफॉर्म भी मूव करना शुरू कर दे, प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म 0 कब हो सकती है? ये ए पॉइंट की वेलोसिटी है, ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी, ये पॉइंट प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में रेस्ट में कब आएगा? भाई ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सब खामोश हो गए, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। एक बॉडी मूव कर रही है, देखो ऐसे जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। एक और बॉडी मूव कर रही है, मैं कह रहा हूं ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में कब होगा ऐसा? जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। यस सर। ये आया? मैं कभी कभी ना कुछ चीजें मानता हूं कि ये तो आ ही जाएगा, वहीं तुम मुझे घुमा देते हो। दोनों सेम हो जाएगा। सो पॉइंट ए इज एट रेस्ट, कहानी बदल जाएगी अब, विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, इसे कह रहा हूं मैं प्लेटफॉर्म। देखो ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी स्कूल में पूछे हुए हैं, मुझे याद रह जाते हैं, तो मैं आपको लिखवा देता हूं। इफ, अब सोचो जल्दी से कि इसके आगे होना क्या चाहिए। इफ VA is equal to VP means VCM minus ओमेगा R is equal to VP, ताकि प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में आ जाए, दोनों की स्पीड सेम होगी। बताइए ये आया नहीं आया? यस सर। अरे क्या बात, सब क्या क्या 2-4 बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई परेशानी नहीं किसी को? अब मैं देखो नाम लेके पूछूंगा तो आपको लगेगा कि मैं इसे बेवकूफ समझता हूँ, इसीलिए इससे दोबारा पूछ रहा हूँ। किसी के नहीं समझ में आया तो बता दो सर एक बार और बता दीजिए। देखिए ये पॉइंट है ए, प्योर रोलिंग के लिए पॉइंट ए की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ऐसी होगा ना। जब ग्राउंड पे था, भाई तुम्हें पता है ग्राउंड रेस्ट में होता है, तो पॉइंट ए की वेलोसिटी 0 कब हो सकती है? जब ग्राउंड की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। तो तुम लिखते थे कि भाई VCM माइनस ओमेगा आर, ग्राउंड की वेलोसिटी जो कि 0, तो ये 0 आ जाता। अब ये ग्राउंड भी अपने आप में मूव कर रहा है, तो पॉइंट ए ग्राउंड की रिस्पेक्ट में रेस्ट में कब होगा? जब पॉइंट ए की वेलोसिटी ग्राउंड की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। ए की वेलोसिटी, यहां तो परेशानी नहीं है ना, इसमें तो नहीं होगी परेशानी किसी को भी? नो सर। तो ये रेस्ट में तब है प्लेटफॉर्म। अब ये पॉइंट प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में कब रेस्ट में आएगा? जब इस पॉइंट की वेलोसिटी और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी बराबर हो जाए। तो
VCM माइनस ओमेगा आर अगर VP के इक्वल हो गया तो ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट बिल्कुल ऐसी है भाई कि ये कार जा रही है, साथ में कार और जा रही है, दोनों सेम वेलोसिटी से, तो आपको लगेगा कि कार रेस्ट में। या ऐसा समझो एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन की वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर, तुम ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, उसका मतलब तुम्हारी वेलोसिटी भी कितनी है? अभी बता दो, एक ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, 100 किलोमीटर। तुम ट्रेन पर खड़े हुए हो, तुम ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, उसका क्या मतलब है? तुम किस वेलोसिटी से जा रहे हो? ट्रेन की वेलोसिटी से 100 The किलोमीटर। same. वही कहानी है कि ए प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में तब रेस्ट में होगा जब ए की वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के इक्वल होगी। VA इज VP प्लस VCM। नहीं 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 साजिद, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये, क्योंकि ए की वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में तो जीरो आनी चाहिए ना, इन सबको सॉल्व कर कर जीरो आएगा। जब आप इसे लेफ्ट में लेकर आएंगे, VCM माइनस ओमेगा आर माइनस VP जीरो, क्योंकि प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है। चलिए भाई इसे लिख लीजिए। फिर हम रोलिंग पर एक जरा सा इंक्लाइन प्लेन कल करा था, इंक्लाइन प्लेन एक और तरह से आपको सॉल्व करा था। सर इसके और कोई केस नहीं होंगे? बच्चे इसमें तो क्वेश्चन है, ये तो कुछ भी बना सकता है, उल्टा सीधा कह। कॉन्सेप्ट यही होगा कि इंक्लाइन की वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। ये बेसिकली क्वेश्चन था जो मैंने आपको नोट की फॉर्म में कहा। भाई हो गया इतना, आगे बढ़े? नो सर। एक सेकंड सर। सर भाई सर जी जी मैं सुन रहा हूँ जी। सामिया आपकी आवाज आना बंद हो गई। सामिया यू आर नॉट ऑडिबल, चैट रूम में लिख दो अगर कुछ पूछना चाह रहे हो। ओके, फिर से मैं आ रहा हूं रोलिंग पर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद दो डेफिनेशंस लिखवाऊंगा और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद फिर हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। दिस इज द टफेस्ट टॉपिक। मैकेनिक्स में इसके बाद अगर कुछ टफ आएगा तो वेव्स में आएगा, इतना टफ कुछ नहीं आता। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑन रफ इंक्लाइन। ये एनसीईआरटी में कैलकुलेशन नहीं दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी में इसके ऊपर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो मेरी मजबूरी हो जाती है इसे कराना, मैं छोड़ नहीं सकता। तो ये आपको ना एक स्फेरिकल बॉडी दी है, और ये स्फेरिकल बॉडी रोल करते करते नीचे आ रही है। ये रोल कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रेडियस ऑफ द बॉडी इज आर। तो जब ये नीचे आएगी तो बहुत नेचुरल, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसमें बहुत फोर्सेस दिखानी है। तो ये बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है, फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऊपर, रेडियस ऑफ द बॉडीज आर। आपको इक्वेशन, आपको बेसिकली ये नीचे किसी एक्सेलरेशन से आ रही होगी, आपका काम ये है ये जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला चाहिए और फ्रिक्शन का फॉर्मूला चाहिए। वैसे तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन कर लेते हैं डायरेक्ट, 5-10 मिनट जाएंगे। सो देखिए इस बॉडी में क्या क्या फोर्सेस होंगे। फ्री फॉल, मतलब ये जो हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन के अंदर FBD, वो सारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो बॉडी का अगर मास m है तो नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा mg। अगर ये एंगल थीटा, तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भी एंगल थीटा, mg cos थीटा, ये mg cos थीटा होता है।
और ये यहां पर आ जाएगा mg mg sin sin थीटा। फ्रिक्शन ऊपर नीचे आ रहा है विद एन एक्सीलरेशन। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अगर मैं इक्वेशन लिख दूं, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे कि mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स is equal to m into acceleration of center of mass. That's my first equation. ये मैंने FBD से इक्वेशन लिख दी भाई, मोशन डाउनवर्ड्स हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये आ गया। अब ये रोटेट भी कर रहा है, ये तो मैंने लिखा ट्रांसलेशन के लिए ना, नीचे आ रहा है ट्रांसलेशन के लिए। अब रोटेशन की मैं इक्वेशन लिखता हूं, मुझे टॉर्क चाहिए। रोटेशन के लिए मुझे इक्वेशन लिखनी है भाई, रोटेट कर रहा है, कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई। अब देखो यहाँ फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही होंगी, एक तो नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट कर रहा होगा, तो मुझे टॉर्क चाहिए, टाउ इज टॉर्क अबाउट ओ। अब टॉर्क ऐसे सोचते हैं, ओ के अबाउट टॉर्क चाहिए, कौन कौन लगा सकता है टॉर्क? नॉर्मल रिएक्शन लगा सकता है, वेट लगा सकता है, या फ्रिक्शन लगा सकता है। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क जीरो होगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास हो रहा है। सिखाया था आपको कभी कि अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होती है तो फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो होती sir है। वेट friction एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है तो वेट की वजह से टॉर्क जीरो होगा। सिर्फ एक फ्रिक्शन है जो यहां से पास नहीं हो रही, तो जो बेचारी टॉर्क लगेगी वो फ्रिक्शन की वजह से लगेगी, विच इज इक्वल टू आई अल्फा। बताओ भाई, क्लियर है कि परेशानी है इसमें? clear है sir alpha is equal to I alpha. I को लिख देता हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म्स में लिख देता हूं, दिस इज m k स्क्वायर अल्फा। तो ये एक इक्वेशन हो गई दूसरी, और एक इक्वेशन और यूज कर लेते हैं, एक तीसरी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, a इज इक्वल टू आर अल्फा। तुम जानते हो a सेंटर ऑफ मास इज r इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। अब काम इतना बचता है, किसी तरह से इन तीनों को यूज कर कर हम a का एक्सप्रेशन निकाल दें और f का निकाल दें। इतना लिख लो, फिर तो इक्वेशन सॉल्व करने का ही काम रह गया, 5 मिनट में हो जाएगा। सर मुझे समझ नहीं आया सर, नॉर्मल रिएक्शन तो एक्सिस से पास हो रहा है, लेकिन जो mg है सर वो तो थीटा पे अरे भाई साहब, ये है एक्सिस, देखो देखो देखो, ये है एक्सिस। क्या mg दिख रहा है एक्सिस से पास होता हुआ, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg? यस सर तो टॉर्क कितनी होगी? जीरो होगी सर, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। जीरो। फ्रिक्शन फ्रिक्शन अगर है तो वो उसका मतलब वो वही इन्फ्लुएंस करेगी उसको। अब समझा, अब समझा। तो हमेशा आगे एक्सटेंड कर दो, फोर्स को खींचते चले जाओ, कहीं तक खींच दो, बस ये देख लेना खींचते खींचते अगर ये एक्सिस से पास हो गई तो टॉर्क जीरो, घूमेगा ही नहीं। अगर इसको प्रूफ देखना चाहते हो, रियल लाइफ प्रूफ, दरवाजा लो, जहां तुम्हारा डोर कनेक्टेड है, दैट इज द एक्सिस, वहां जाकर फोर्स लगाना शुरू करो, डोर रोटेट ही नहीं करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो। सर टॉर्क mg sin थीटा नहीं दे सकता क्या? नहीं दे सकते। देखो mg sin थीटा क्या, फिर वही बात, ओ से पास हो रहा है नहीं हो रहा? अच्छा और जी सर आपने सर ये फ्रिक्शन को रेडियस ऑफ रेडियस से क्यों मल्टीप्लाई किया? टॉर्क, अच्छा आपने क्या टॉर्क भी नहीं पढ़ा? यस सर सेल्फ स्टडी रोज सुनाता हूँ आजकल मैं तुम्हें ना, यस सर। इतना सुनाने के बाद कभी तो पढ़ना शुरू करेगा। नहीं सर वो सर आजकल थोड़ा टाइम का हो रहा है सर, पढ़ने का ही टाइम नहीं है। क्लास में निकल जाता है। इसको लिख, हाँ सर ये mg इंटू जीरो क्यों किया? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर। फोर्स mg एक्सिस से पास हो रहा है तो एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? मैं टॉर्क ओ के अबाउट ले रहा हूँ, ओ एक्सिस है, तो mg एक्सिस से पास हो रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा, इसीलिए ओके सर। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर जो हमने ऐड किया है, अगर मतलब ये तो अभी शायद जीरो हो रहे हैं सर, वरना ये वेक्टर के लिए ऐड होते हैं ना? बिल्कुल। और सर एक और चीज सर, जैसे हमने एक्सेलरेशन निकाल तो था कि वो वेक्टर सम होगा AC प्लस अल्फा आर प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स के जो उसके से एक्सेलरेशन।
सर उससे भी निकाल सकते हैं? तुम्हें फोर्स की टर्म्स में चाहिए यार, तुम्हें फोर्स, तुम्हें पता ही कहाँ है अल्फा यार, तुम्हें तो अल्फा कैलकुलेट करना है, फोर्स की टर्म्स में चाहिए चीजें। ओके सर। अच्छा, अब इसके बाद यहां तक हो गया। अब किसी तरह से ना काम है एसीएम निकालने का, तो मैं 3 इक्वेशन लिख लेता हूँ, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। mg sin theta minus f is mass into acceleration of center of mass, पहली इक्वेशन। fr is mk square into alpha, दूसरी इक्वेशन। और तीसरी एक इक्वेशन है acm is r alpha, तीसरी इक्वेशन। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला एक काम करते हैं, यहां से अल्फा की वैल्यू उठाकर यहां रख देता हूं। फ्रॉम 3 अल्फा उठा लिया मैंने, अल्फा आ गया ACM by r। सर हम f की वैल्यू भी रख सकते हैं ना? हाँ, बस मैं उसमें अल्फा आ रहा है ना, उसको ACM में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, फिर रख देंगे। तो जैसे ही ओके मैं सर। सब्स्टिट्यूट करूंगा, FR is MK square alpha, that's ACM by r। तो F आ गया, इट्स, अब मैं यहाँ से F निकालूं, MK स्क्वायर ACM by r स्क्वायर। तो देखो बहुत बड़ा काम नहीं किया, यहाँ से अल्फा निकाला ACM by r और यहाँ रख दिया, इस अल्फा की जगह इसे रख दिया, तो ये आ गया F। इसे मैं कहता हूँ फोर्थ। फोर्थ को रख दो 1 में, सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ को जब आप 1 में रख देंगे, देन यू विल गेट mg sin theta minus f which is mk square ACM by r square is m into ACM, m। इसको राइट में ले जाओ, ये आ गया g sin theta is ACM plus ACM k square by r square। So ये आ गया g sin theta is, its ACM आपने कॉमन लिया, 1 plus k square by r square। तो यहां से अगर मैं ACM कॉमन ले लूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना, ACM ठीक है। तो यहां से ACM लिख सकते हैं, ACM आ गया g sin theta डिवाइडेड बाय 1 plus k square by r square। तो जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बेसिकली ये रिलेशन यूज करते हैं। k क्या है? k Radius of gyration. Radius of gyration. रेडियस ऑफ गायरेशन। अब अगर k आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। अब देखो ACM को अगर मैं फोर्थ में रख दूं तो फ्रिक्शन आ जाएगा, इसे मैं कहता हूं 5। 5 को अगर मैं 4 में रख दूं तो फ्रिक्शन आ जाएगा विच इज mk स्क्वायर by r square into ACM which is g sin theta over 1 plus k square by r square। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। mk स्क्वायर बाय r स्क्वायर, इट्स g sin थीटा, एलसीएम अगर लूं तो ये हुआ r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये से कैंसिल कर देगा। फ्रिक्शन आ गया mg sin थीटा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब ऑथर्स ना क्या करते हैं, k स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो इसको जरा सा ना ऐसे फॉर्मेट में लेकर आते हैं जिसमें याद रखना आसान हो। तो mg sin थीटा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये है ना k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आप एक काम कीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय k स्क्वायर। k स्क्वायर
सो ये फ्रिक्शन आया, इट्स mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो यार तो आप किसी में भी कर लो, ये फॉर्मेट इसलिए जरा सा आसान होता है। यहाँ देखो, यहाँ था ना g sin थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फ्रिक्शन हो गया mg sin थीटा बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ये फ्रिक्शन। चलिए इतना लिख लीजिए। सर एक बार पीछे लगा दिए। यस सर। यहाँ तक तो लिख लिया था आप लोगों ने, ये वाली स्लाइड। चलिए इतना लिखिए और जहां अटकते जाए वहां मुझे बताते चले जाइए। सर इसकी डेरिवेशन आती है? हाँ आ जाती है, कम चांसेस होते हैं बट आ जाती है। असल में यार 11th में प्रॉब्लम ये होती है, कई स्कूल्स होते हैं, कोई स्कूल बिल्कुल एनसीईआरटी से स्टिक करके चलता है, कुछ स्कूल्स में होता है टीचर को कोई एक चैप्टर पसंद है तो वो उसमें बहुत डिटेल दे देता है। तो ये आई है, कुछ स्कूल्स में आई है। ओके सर। तो मुझे सब कुछ कराना पड़ता है, एनसीईआरटी में नहीं है ये, स्टिल आ जाती है। देखो अगर आपको ये रिलेशन याद है तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए एक्सेलरेशन निकालना। तुम्हें बस रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व। सिर्फ तुम्हें ये पता है कि शेप क्या है अगर, तो तुम निकाल दोगे एक्सेलरेशन क्या है। डन सर। नो सर प्लीज। इतना हो जाए मुझे बताइएगा। चलिए मैं रब कर रहा हूँ इसे और लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर, वो भी कर देते हैं। हो गया? यस सर। सो देखो जो फ्रिक्शन होगा ना, वो फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल। तो अगर मैं कह रहा हूं कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, यहां से ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करवाता है, तो उसके लिए आप प्योर रोलिंग मींस नो स्लिपिंग, स्लिप ना करें। तो भाई स्लिप तभी नहीं करेगा जब तुम्हारा फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल होगा या कम होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना एग्जिस्ट कर सकता है, म्यू एन। एन कितना होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा। किसी को परेशानी है कि एम जी कॉस थीटा क्यों आता है? तो यहां देखिए एन है ना, ऊपर एन एक्ट कर रहा है, नीचे एम जी कॉस थीटा है, कहीं मोशन नहीं हो रहा तो एन इज एम जी कॉस थीटा, एन इज एम जी कॉस थीटा।
तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये आ गया। अब आप एक काम कीजिए, इसे ना कुछ नाम दे दीजिए, इसे कुछ नाम दे देते हैं। इसे कहते हैं, कौन सी इक्वेशन होगी? फिफ्थ, इसे मैं 6 कहता हूँ, इसे मैं 7th कहता हूँ। थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे, एक काम करिएगा, 6 को जरा 7th में रख दीजिए और मुझे बता दीजिए म्यू एस कितना है। करिए जरा, थोड़ी सी मेहनत कर दिए, वरना अब सब आप कॉपी कर लोगे। बस आखिरी टॉपिक है रोटेशन का। सर आपने कंडीशन क्या समझाई, वो वापस समझा देंगे? हाँ जी, देखो फ्रिक्शन जो होता है आपका, मैक्सिमम कितना हो सकता है? सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन ही तो कहते हैं हर्षित, है ना? तो फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही कहते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन। ज्यादा तो फ्रिक्शन हो नहीं सकता, बस ये लिखा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिख दिया, म्यू इनटू एन। तो सर फ्रिक्शन और प्योर रोलिंग से क्या करना है मतलब? जी दोबारा दोबारा बच्चे कुछ पूछ रहे थे आप, पूरा नहीं सुन पाया। फ्रिक्शन का सर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो स्लिप कर जाएगी। हाँ बिल्कुल, फ्रिक्शन नहीं होगा तो टॉर्क कौन अप्लाई करेगा, है ना? टॉर्क तो फ्रिक्शन ही अप्लाई कर रहा है। अच्छा हाँ, मैं यस। कह रहा हूँ वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दो कि स्लिप ही ना करे, सिर्फ प्योर रोलिंग में आ जाए, स्लिपिंग ना। वेरी गुड साजिद, अरे वाह भाई वाह, साजिद बिल्कुल सही आ रहा है, इस लड़के की स्पीड बहुत जबरदस्त। सर मुझे गड़बड़ है, साइन बाय कॉस को आसिया 10 क्यों नहीं लिख देती? सर आपने मतलब फ्रिक्शन से रोलिंग को कैसे रिलेट किया? टॉर्क की वजह से सर, वो तो समझ में आ गया, रोटेशन। सर उसके बाद क्या बोला आपने? मैंने यही बोला कि भाई रोटेट करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, हाँ सर। फ्रिक्शन नहीं होगा तो रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा तो रोल नहीं करेगा, ऐसे करेगा। सर तो इस हिसाब से तो मैक्सिमम होना चाहिए फ्रिक्शन, अगर उससे कम हुआ तो फिर तो प्योर रोलिंग नहीं होगी। भाई फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो इसको भाई जो फ्रिक्शन है उसकी लिमिट क्या होती है? स्टार्ट, अगर यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है ना, याद है कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन हर्षित, ये भूल गए? हाँ सर, हाँ सर। याद है यस सर। क्या होती थी लिमिटिंग फ्रिक्शन के कंपेरेबल स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू? सर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इनटू एन मैक्सिमम होता था। भाई कुछ नहीं याद रहता, कुछ याद नहीं रहता। स्टैटिक एक फ्रिक्शन बड़ा क्वेश्चन वापस पूछेंगे सर। is less than or equal to limiting friction। जब मैं कह रहा हूं यहाँ स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्लिप नहीं कर रहा, दैट मींस ये फ्रिक्शन स्टैटिक है। यस सर। और जब स्टैटिक है इसका क्या मतलब है? लिमिटिंग से तो कम ही होगा या इक्वल होगा लिमिटिंग के। हाँ सर। वो कंडीशन मैंने यूज कर ली स्टैटिक की। ओके ओके सर। हर्षित सिलेबस बहुत है, बहुत नहीं सर, मैं सर क्वेश्चन नहीं समझा था सर। ब्रेन की कैपेसिटी कम होती है बेचारे की, इसे कॉन्टिन्यूअसली रिवीजन देना पड़ता है, ये सब भूल जाता है। नहीं सर, सर आजकल वो 2:30 बजे वाले बैच में यही चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन सर। तो साइन थीटा बाय कॉस, ये साइन बाय कॉस हो जाएगा विच इज tan थीटा बाय 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर। तो ये कंडीशन है स्लिपिंग की, ये कंडीशन भी कभी कभी पूछ ली जाती है। चलिए ये खत्म हुआ रोलिंग। अब इसमें देखो मैं कुछ क्वेश्चंस करा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूं करेंगे कैसे। वो कहता है क्वेश्चन देखो, कहता है सिलेंडर इज रोलिंग डाउन द प्लेन, is rolling down an inclined plane। कहेगा दुनिया भर की चीजें पूछ लेगा कि बताओ एक्सीलरेशन कितना है, फ्रिक्शन कितना है। भाई तुम्हें सिर्फ के चाहिए, सिलेंडर मींस सॉलिड सिलेंडर, के सर अभी आपने बोला एसीएम में रख दो। फ्रिक्शन का जो एक्सप्रेशन आपने निकाल दिया, आपका होमवर्क है, बस हेल्प कर रहा हूं मैं आपको। या कोई और शेप कह दे आपसे कि रिंग आ रही है, स्फेयर आ रहा है, कहेगा एक्सीलरेशन बताओ क्या होगा, फ्रिक्शन बताओ क्या होगा। तो जो आपने डेराइव किया इसमें उठा के रख दो सारी वैल्यूज। ये जो आपने डेराइव करा, एक्सीलरेशन के लिए यहाँ के रख दो, फ्रिक्शन के लिए यहाँ पर के रख दो। अच्छा इसे लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसे आप करके रखेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली, उसने सॉलिड सिलेंडर ही दिया।
सो ये मेरी तरफ से रोलिंग खत्म हुआ। अब इसमें एक डेफिनेशन आती है, कपल की डेफिनेशन, मतलब जिसपे क्वेश्चंस नहीं होते तो मैं नहीं कराता उसे, बस मैं आपको बता दूं कि है क्या वो चीज, ताकि कभी पूछ ले आपसे डेफिनेशंस तो आप लिख पाए। ये आपका होमवर्क है, इसे आप करेंगे। सर जी सर मुझे ये पूछना था, ये के की वैल्यू हमेशा r/√2 होता है? नहीं, डिपेंड करता है शेप के ऊपर। क्या हर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है? नो सर। अलग अलग होता है। यस सर। Yes. अच्छा तो सर ये वैसे निकाल देते हैं, ठीक है। डिस्क सिलेंडर का mr²/2 होता है mk², तो यहाँ से क्या आता है? कोई और शेप होगा तो के कुछ और। ओके सर। तो बच्चों यहाँ तक आप सब लोगों ने लिख लिया है। नेक्स्ट देखिए जरा सा, कपल का केस देख लो। कपल किसे कहते हैं, क्या होता है, फिर हम ग्रेविटेशन पर आते हैं। कपल बेसिकली वो सिस्टम है जिस सिस्टम में दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं। अगर दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी सिस्टम में, तो वो कपल बना सकता है। जैसे मैंने आपको एक रॉड दी, ये मैं बड़ी सी रॉड दे देता हूं आपको, ये रॉड है। इस रॉड पर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई करी एक्स एक्सिस के लॉ, ऐसे। अरे नहीं नहीं, थर्ड लॉ नहीं है वो, थर्ड लॉ। और इतनी फोर्स मैंने पीछे भी अप्लाई कर दी, मैं हाथ से फॉरवर्ड भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ऐसे। इतनी फोर्स पीछे अप्लाई कर रहा हूं तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल। तो होगा इसके साथ क्या, नेट फोर्स तो जीरो होगी। नेट फोर्स क्या हो जाएगी, नेट फोर्स ऐसी तो लिखोगे, फोर्स एफ प्लस फोर्स माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो, दैट्स कपल। नो नेट फोर्स। नो नेट फोर्स मतलब नो ट्रांसलेशनल मोशन, आगे पीछे नहीं जा सकता, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो सकता। रोटेट कर जाएगा, रोटेशन होगा। और टॉर्क, इस केस में रोटेशन में टॉर्क ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कोई भी एक फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं डी कहता हूं। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डी। तो टॉर्क कह देते हैं कोई एक लाइन ऑफ एक्शन मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो क्योंकि दोनों इक्वल, multiplied by the perpendicular distance between them. डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं भाई। आप अगर एक बॉटल ले लो, उस बॉटल के जब आप ढकने को घुमाकर खोलने की कोशिश करोगे और आप ध्यान दोगे तो आप कहोगे अच्छा, फिंगर से मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, थंब से मैं नीचे फोर्स लगा रहा हूं। अगर ये बॉटल है, मैं इसे अगर ओपन करता हूं ऐसे, तो मैं देखो दो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फिंगर से ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, थंब से नीचे अप्लाई कर रहा हूं। बेसिकली मैं कपल अप्लाई कर रहा हूं, नेट फोर्स इज जीरो। तो इसे ऐसा नहीं हो रहा है कि ढक्कन उड़ के आगे पीछे कहीं चला जाए, अपनी जगह है, बस रोटेट कर रहा है। तो कपल के केस में नेट फोर्स जीरो होती है बट टॉर्क एक्ट होती है। तो कपल को एक लाइन में लिख देते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग। और बॉटल में तो ऊपर लगाने की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद ही आ जाती है। हाँ, तो उसके अंदर जो वो लगी होती है, जो रिंग रिंग सी लगी होती है, उनकी वजह से घूम घूम कर ऊपर आ जाता है। हाँ ठीक है।
हाँ जी, हो गया। यस सर। सर खत्म हो गया चैप्टर? हाँ, फाइनली ये खत्म हो गया। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी हर्षित, बताइए। आज सर मेरा ऐसे ही मतलब ये था कि सर जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन सर आप एनालॉग्स पढ़ा रहे थे, टॉक और फोर्स जो भी बताया सर, उससे पहले कितना चैप्टर बचा हुआ है ये? 40%। ओके ओके सर। सामिया, मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ बच्चे, मैं इस चीज को ड्राइव कर सकता हूँ, बस मैं बचना चाह रहा हूँ इससे। तो तुम चाहती हो कि मैं ड्राइव करूँ इसे? नो सर। ये ड्राइव किया जा सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वहीं से आएगा, टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, लेकिन अल्टीमेटली ऐड होने के बाद डी बच जाता है, डेरिवेशन से बच रहा हूँ। तो ये फाइनली खत्म हो गया, ये बड़ा लंबी चैप्टर था। अब देखिए इसके बाद, सुनिए जरा ढंग से सुनिएगा। मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरा मकसद ये होता है कि जो फंडामेंटल्स वाले टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाए, जो आप आगे हमेशा यूज करेंगे। इस वजह से मैं बहुत स्लो हो जाता हूँ। लाइक टॉर्क, मैं मतलब ये वाला चैप्टर मुझे कई हफ्ते पहले खत्म करा देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप हर तरह के क्वेश्चंस कर लें तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अब जो सेकेंड बुक में स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें दो तरह के टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड है, जैसे फ्लूइड डायनामिक्स पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, सॉलिड्स पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, ग्रेविटेशन पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है। जो भी आपने आज तक पढ़ा है वो सब आप अप्लाई करोगे। फिर आखिर में दो चैप्टर्स आते हैं, एक एसएचएम और एक वेव्स, वो फिर फंडामेंटल्स का पार्ट है। तो मैं चाहता हूं मैं मैक्सिमम स्ट्रेस उन टॉपिक्स पर दूं जो फंडामेंटल्स हैं आपकी फिजिक्स की। एप्लीकेशंस इस साल आएंगे, अगले साल नहीं आएंगे। 12th में एप्लीकेशंस यूज नहीं होते एप्लीकेशन वाले चैप्टर, लेकिन फंडामेंटल्स फिर अगले साल यूज होंगे। तो हम ऐसे करेंगे, मैं भी ग्रेविटेशन तो करा रहा हूं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, बट ग्रेविटेशन के बाद मैं 2 यूनिट स्किप करूंगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और थर्मल, और मैं डायरेक्ट आऊंगा एसएचएम और वेव्स पर। पहले हम एसएचएम एंड वेव्स करेंगे, फिर हम सॉलिड्स, फ्लूइड्स, थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेशन बेस्ड करते चलेंगे। और अगर बीच में किसी का कोई टेस्ट वेस्ट आता है जिसमें सॉलिड्स वगैरह आ रहा है तो लेक्चर्स मेरे पड़े हुए सारे,